हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 4 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, कृषि। तो इसके पहले पार्ट में हमने जो है कृषि के बारे में समझा था, कृषि के प्रकार को देखा था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, गहन जीविका कृषि क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, शस्य प्रारूप यानी कि रबी, खरीफ और जायद की फसलें जो हैं कब कब बोई जाती हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। और आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे मुख्य फसलों के बारे में। देखिए, मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण ना देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। जैसे देखिए, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट। अच्छा, ये सारे जो फसलें हैं ना, ये आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में जो है एक समान नहीं उगती हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ की सॉइल, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर, जलवायु, ठीक है, और कृषि पद्धति भी मैटर करता है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चावल के बारे में। चावल वन ऑफ माय फेवरेट जो है फूड है, ठीक है। चावल के बिना मतलब ये है ना कि एक टाइम जो है इंसान को चावल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। पहले आप मैप में देख लेते हैं कि जो है चावल उत्पादक क्षेत्र, यानी कि देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन है ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं चावल के, और ये जो थोड़ा सा एकदम लाइट ग्रीन पोर्शन है ये गौण क्षेत्र है, यानी कि कम चावल का उत्पादन होता है लेकिन होता है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वी इलाके में, ठीक है, और कहाँ, बिहार में, झारखंड में, नीचे देखिए ओडिशा में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में, इधर नीचे जाते जाइए तो तमिलनाडु के कुछ हिस्से में, इधर कुछ केरला के हिस्से में चावल का उत्पादन होता है, इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो है चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। और देखिए इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो है हरियाणा में जो है गौण उत्पादन होता है चावल का, लेकिन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम बात करते हैं कि चावल के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है, चावल जो है कितने सेंटीमीटर बारिश पे जो है धान की खेती अच्छी होती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, भारत में ना अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है चावल है, उसमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। हमारा देश जो है ना चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि चावल उत्पादन में सर्वोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र यानी कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है चीन में। सेकंड पोजीशन पे आती है हमारे भारत का नंबर। यह क्या है? यह खरीफ की फसल है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें मैं गोला मार्क कर दूंगी, ठीक है। जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ना इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। ये देखिए, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसलें। तो देखिए, चावल जो है ना उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और जो है नलकूपों की सघनता के कारण ना पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो है कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जो है चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो हमने क्या क्या देखा चावल के बारे में? धान या चावल, इसे पैडी कहते हैं इंग्लिश में, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो कुल फसलों के क्षेत्रक में ना 1/4, ध्यान रखेंगे, 1/4 क्षेत्र कवर करता है। तो धान जो है ना लगभग आधी भारतीय आबादी का भोजन है, आप ये समझ लीजिए। बल्कि जो है ये दुनिया की जो है मानवीय आबादी के ना एक बड़े हिस्से के लिए विशेष रूप से एशिया में व्यापक रूप से खाया जाता है। गन्ना और मक्का के बाद ना ये तीसरा सबसे अधिक विश्वव्यापी उत्पादन के साथ जो है कृषि वस्तु है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ धान की, तो धान जो है ना सबसे पुरानी ज्ञात फसलों में से एक है, जिसे ना करीब 5000 साल पहले चीन में सबसे बड़े रूप में उगाई गई। तो इसीलिए जो है चीन उत्पादक देश भी है इसका सबसे बड़ा, ठीक है।
भारत में ना धान की 3000 ईसा पूर्व में जो है खोज हुई थी। और ये खोज जो है ना किसी वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि किसानों और मूल लोगों ने की थी। अब देखिए, जो चीन से तो धान का निर्यात जो है दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा था, और भारत में, अगर भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान ना लोग लगभग 2500 ईसा पूर्व लोग जो है चावल को विकसित करने में लग गए। और अगर भारतीय ग्रंथों की बात की जाए ना तो यजुर्वेद, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमें सब्जेक्ट तब अच्छा लगना चाहिए जब हम ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कोरिलेट करके पढ़ें, साइंस से कोरिलेट करके पढ़ें, तो हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चावल जो है ना, अगर भारतीय ग्रंथों की बात करें तो धान का उल्लेख जो है यजुर्वेद में कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है धान का उल्लेख। ठीक है, जिसमें जो है 1500 से 1800 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, चावल की खेती जो है ना भारत भर में लाखों परिवारों की मुख्य गतिविधि और आय का स्रोत है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। भारत को ना इससे विदेशी मुद्रा और सरकारी राजस्व की प्राप्ति होती है। भारत जो है धान का निर्यात भी करता है। आप सभी को, जैसे कि मैंने बताया कि भारत का धान की पैदावार में दूसरा स्थान है, तो सरकार भी इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए ना नई किस्मों का आविष्कार कर रही है, जिससे जो है किसान की आय में इजाफा हो सके। जब जाहिर सी बात है किसान अच्छी पैदावार करेंगे, किसान की आय में इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली देश का विकास होगा, और जो है देश में पैदावार अच्छी होगी तो उसका हम निर्यात भी कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। धान के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण और जो है उपोष्ण, इन दोनों जो है जलवायु में धान की खेती अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो धान को ना उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जहां 4 से 6 महीनों में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है, और जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, मिट्टी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो धान की खेती के लिए ना सबसे अधिक जो है अच्छी मिट्टी होती है जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी, यानी कि कह सकते हैं चिकनी मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी इसके लिए प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच जो है इसका 5.5 से 6.5 तक। ठीक है, ये होना चाहिए। यदि धान की खेती जो है ना 4 से 8 इससे भी अधिक पीएच वाली भूमि पर की जा सकती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। और देखिए, बेसिकली जो है उत्तरी भारत में ना गहरी मिट्टी में धान काटने के बाद आलू, बरसीम, चना, मसूर, सरसों, ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें धान के बारे में बता दी हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। ठीक है, चलिए, अगली मुख्य फसल है हमारी गेहूं। देखिए, अगर मैं गेहूं की फसल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए जो है डार्क कलर है जो है ये प्रमुख क्षेत्र है, और ये जो लाइट कलर है ये गौड़ क्षेत्र है। देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए शुरुआत होती है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके नीचे आइए तो कुछ पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ जो है गेहूं की फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इधर लाइट कलर देखिए बिहार वगैरह हो गए। ठीक है, और जो है झारखंड वगैरह हो गए। इधर देखिए थोड़े से जो है गुजरात का इलाका भी ले लीजिए, इधर थोड़ा सा राजस्थान का इलाका, कुछ मध्य प्रदेश के इलाके भी हिट हुए हैं, कुछ महाराष्ट्र के इलाके हिट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गौड़ क्षेत्र है, यानी कि गेहूं का उत्पादन होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, तो देखिए गेहूं जो है ना कि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ठीक है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, मैंने बताया था र से रबी, र से रोटी, रोटी किसकी बनती है? गेहूं की, इसलिए रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, तो रबी की फसल को उगाने के लिए ना शीत ऋतु और पकने के समय जो है खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए ठंडी आने वाली है तो अब गेहूं की फसल की बुआई होगी। ठीक है, इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये देखिए लहलहाते गेहूं के जो है पौधे। ठीक है, तो देश में जो है ना गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पश्चिम में
और जो है गंगा सतलुज का मैदान, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग में जो है गेहूं की पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अब देखिए, भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है, एज यूजुअल है, सभी लोग रोटियां खाते हैं और गेहूं का लगभग 97% भाग, ध्यान रखेंगे 97% भाग जो है ना सिंचित है। ठीक है, तो गेहूं का प्रयोग ना मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः रोटी के रूप में करता है, जिसमें क्या होती है प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में। और कौन सी प्रोटीन? ग्लूटिन, ध्यान रखेंगे ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये कहा भी जाता है कि आप जो है आटे को जितना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा आटे को ना जितना ज़्यादा आप मर देंगे, ग्लूटिन प्रोटीन जो है उतनी जो है अधिक होती है। ठीक है, तो भारत में ना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक है। ठीक है, अगर मैं प्रजाति के बारे में बात करूँ तो गेहूं की प्रजातियों का चुनाव जो है ना भूमि और साधनों की दशा की स्थिति के अनुसार किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली और जो है उस्रीली भूमि, यानी कि असिंचित दशा वाली प्रजातियां। ठीक है, तो अगर मैं असिंचित दशा के बारे में बात करूं तो इसमें जो है गेहूं की प्रजाति होती है मगहर हो गया, इंदिरा, गोमती, ठीक है, मंदाकिनी, HDR 77, ये सारे जो गेहूं की प्रजातियां हैं ये असिंचित दशा में बोई जाती है, यानी कि जब हम असिंचित दशा में भी बो देते हैं तो खाने के लिए निकल ही आता है। सिंचित दशा में कौन कौन सी बोई जाती हैं? देवा, HP, ठीक है, राजस्य लक्ष्मी, नरेंद्र गेहूं, उजियार, ठीक है, ये सारी प्रजातियां हैं। और उस्रीली भूमि में जो है वो RL, लोक, प्रसाद, NW, ये सारी जो है बोई जाती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जलवायु के बारे में। देखिए, गेहूं की खेती के लिए ना समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और इसकी खेती के लिए ना अनुकूल तापमान जो है बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री हम देख चुके हैं कि उपयुक्ता होती है। तो गेहूं की खेती जो होती है ना मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए ना दोमट, ध्यान रखेंगे, दोमट, मटियार, मार या फिर कावर भूमि की जो है आवश्यकता होती है। और साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में जो है गेहूं की खेती की जा सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो गेहूं की बुआई जो है ना अधिकतर धान की फसल के बाद ही, अब जैसे देखिए कि अब जो है धान की कटाई हो गई है और अब ठंडियों में जो है गेहूं की बुआई होगी। ठीक है, तो पहली जुताई जो होती है ना वो मिट्टी पलटने, ध्यान है ना आपको कि हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार की फसलें, अलग अलग फसलें हर मौसम में एक ही तरह की फसलें नहीं उगाई जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मिट्टी की उर्वर शक्ति बनी रहे, मिट्टी पोला हो जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है आपको। अब चलिए बात करते हैं मोटे अनाज के बारे में, यानी कि इसे कहते हैं मिलेट्स। देखिए, इसमें आते हैं ज्वार, बाजरे, रागी। भारत में उगाए जाने वाले मुख्यतः मोटे अनाज है ये। ठीक है, और इन्हें ना मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की बहुत प्रचुर मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, रागी की रोटी देखिए, जितने भी जो है शुगर पेशेंट है उन्हें सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें ना उसमें लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी मिलती है। ठीक है, जो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्व है, तो जाहिर सी बात है रागी की रोटियां जो है बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्व होती है उसमें। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ना ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो फसल है ना वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण ना इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और इससे जो है प्रमुख उत्पादन राज्य जो है इसके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए बात करते हैं बाजरे के बारे में। देखिए, ये जो है ना बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। देखिए, बेसिकली अगर मैं किसी भी खाद्यान्न फसल की बात कर रही हूँ तो आपको उसमें जो है मिट्टी को ध्यान में रखना है कि कौन सी मिट्टी में होता है, वर्षा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य के बारे में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जो है इसके
मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए रागी जो है ना शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली, काली मिट्टी पर जो है अच्छी तरीके से उगाई जाती है। तो रागी के ना प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आइए बात करते हैं मक्के के बारे में। मक्का जो है ना ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। और ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी प्रकार से इसे उगाया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में ना मक्का जो है रबी की ऋतु में भी जो है उगाया जाता है और इसीलिए ना मक्का को जो है वर्ष भर जो है पैदावार की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए मक्का को आप बेसिकली ना रबी की ना खरीफ की फसल ऐसे जो है नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों से ना जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से ना मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अगर मैं बात करूं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं ये। तो बेसिकली मक्का जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। कैसी फसल है? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है और इसके लिए ना ऐसी भूमि जहाँ पे पानी निकास अच्छा हो, पानी निकलने का निकास जो है अच्छा हो। खेती की तैयारी के लिए ना पहला पानी गिरने के बाद जून माह में जो है कटने के बाद जो है पाटा देना चाहिए और यदि गोबर की खाद का प्रयोग करना हो तो वो बहुत सही रहता है। ठीक है, तो गोबर की खाद पूर्णतः सड़ी हुई जो है वो खेतों में मिला दी जाती है और फिर मक्का जो है बोया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मक्के की कृषि करते हुए किसान। आगे बात करते हैं हाईली प्रोटीनियस इन नेचर दालों के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत ना विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी कि उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और उपभोग भी सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, शाकाहारी खाने में ना दालें जो हैं सबसे अधिक प्रोटीनियस होती हैं, प्रोटीनदायक होती हैं। अगर मैं बात करूँ तुर यानी कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए हमने पिछले पार्ट में हमने देखा भी था, जब हम रबी की फसल पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि मटर और चना जो है गेहूं के साथ ही उगाए जाते हैं। तो ये क्यों कौन से हो गए? रबी की फसल, यानी कि रबी की फसल कौन हुआ? चना, मटर। ठीक है, और बाकी सारी जो दलहनी फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दालों को ना कम नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इन्हें ना शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो फलीदार फसलों के होने के नाते ना अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती हैं। तो अतः इन फसलों को ना आमतौर पर फसलों का आवर्तन यानी कि रोटेटिंग में बोया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं बोया जाता है। तो भारत में अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जो है दाल के मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं ये हैं। अब देखिए खाद्यान्न फसलों के बारे में तो हम बात कर लिए। खाद्यान्नों के अलावा जो है अन्य खाद्य फसलों के बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहला है गन्ना। गन्ना जो है ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। देखिए मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उष्ण क्या है, उपोष्ण क्या है। मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ आपको। तो प्लीज़ गाइस आप सीक्वेंशियल तरीके से पढ़ के आइए, आपको ज़रूर पता रहेगा। ठीक है, यह जो फसल है ना 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पर बोया जाता है और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा इसके लिए ज़रूरी होती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में ना सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि देखिए आप जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह में इसे जो है सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है। ठीक है, इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए ना बुआई से लेकर कटाई तक
काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक देश जो है इसका, ये है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद ना आता है नंबर हमारे भारत का। तो ब्राज़ील के बाद जो है भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इससे बनती क्या क्या चीज़ें हैं? चीनी, गुड़, खांडसारी और जो है शीरा बनाने के काम आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये देखिए कितना सुंदर प्रदेश जो है। गन्ने का उत्पादक में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। और गन्ना जो है ना व्यापारिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। लोग जो है व्यापारिक फसलों के रूप में जो है इसे उगाते हैं। अब बात करते हैं तिलहन की फसल। देखिए 2016 में ना भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बन गया था। और सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में जो है भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल के ना 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। अब जैसे मैं अगर बात करूँ मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। तिलहन फसलें पूछ भी लिया जाएगा कि तिलहन फसलों में कौन कौन सी जो है फसलें आती हैं। तो मूंगफली की फसल, सरसों की फसल, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इनमें से ना अधिकतर खाद्य है, यानी कि खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और परंतु क्या है ना, इनमें से कुछ जो है तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार के समान उबटन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं मूंगफली की, तो मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है। और देश के मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो गुजरात जो है ना मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि मूंगफली उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात है। और इसके अतिरिक्त ना राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है ना मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये डेटा है 2016-17 का। एंड में मैं आपको 2020 का भी डेटा सारी चीज़ों का बता दूंगी। ठीक है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है करंट डेटा भी पता होना चाहिए। अलसी और सरसों जो है ना रबी की फसलें हैं, यानी कि गेहूं के साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, तो तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में ये जो है रबी की फसल है। ठीक है, तिल ध्यान रखेंगे, तिल जो है जानते होंगे आप सभी लोग, तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ में बोया जाता है और दक्षिणी भारत में रबी में। ठीक है, अरंडी जो है खरीफ और रबी दोनों है, यानी कि खरीफ और रबी दोनों फसलों में अरंडी को बोया जाता है। अब आइए बात करते हैं चाय के बारे में। चाय तो अब सबकी ही फेवरेट होगी, सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। तो देखिए चाय की खेती जो है ना रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की जो है फसल है, जिसकी शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने ही भारत में लाया था इसे। और आज अधिकतर चाय के बागान के मालिक जो है ना भारतीय हैं। आप सभी को असम का उदाहरण पता ही है, असम में जो है बागवानी होती है चाय की। ठीक है, चाय का पौधा बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ह्यूमस और जीवांश युक्त जो है गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाई जाती है। अब ढलवा क्षेत्र कैसे होंगे? जैसे देखिए ऐसे जो है इसके पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो ढलवा क्षेत्र यानी कि जो है पानी अगर यहाँ से डाले तो पानी की निकासी जो है होती रहे। ठीक है, पानी रिजर्व नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। तो चाय की झाड़ियों को ना उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहनी चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो वर्ष भर ना समान रूप से वर्षा की बौछारें होनी चाहिए, और इसीलिए ना इसे पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा उगाया जाता है। आप सभी को पता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वर्षा की बौछारें जो होती है ना इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, चाय जो है ना एक श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। ठीक है, इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां जो है बागान में ही संसाधित की जाती हैं। ठीक है, और चाय के प्रमुख उत्पादक अगर राज्यों की बात करूं मैं तो असम, पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में जो है पहाड़ियों में, तमिलनाडु और केरल में
ये उगाई जाती हैं। और इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। ठीक है, 2016 की अगर मैं बात करूँ तो भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अब आइए बात करते हैं कॉफ़ी की। देखिए, भारतीय कॉफ़ी जो है अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। अब देखिए, हमारे देश में जो है अरेबिका किस्म की, यानी कि कॉफिया अरेबिका किस्म की जो है कॉफ़ी पैदा होती है, जो आरंभ में ना यमन से लाई गई है। ठीक है, यमन से लाई गई थी। और इस किस्म की कॉफ़ी जो है ना विश्व भर में इसकी अधिक मांग है, यानी कि कॉफिया अरेबिका की जो है विश्व भर में बहुत ज़्यादा मांग है। और इसकी कृषि की शुरुआत ना बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई, यानी कि देखिए, ये बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं ना, ये कर्नाटक के चिकमंगलूर, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1895 मीटर ऊंचाई पर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसकी खेती ना नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो है कर्नाटक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, 2020 का डेटा ना मैं आपको एंड में नोट्स के माध्यम से जो है प्रोवाइड करा दूंगी कि जो है चावल की फसल में सबसे सर्वाधिक जो है उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, और जो है फिर ऐसे गेहूँ, इसी प्रकार जो है अन्य फसलों के उत्पादक राज्य जो है 2020 का डेटा मैं आपको बता दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बागवानी फसलों के बारे में मैं जो है अगले पार्ट में बात करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और लंबे वीडियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप आप लोगों को भी नहीं पसंद आते होंगे, आप लोग बोर हो जाते होंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले गाइस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। गाइस, व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैम की बात मान जाया करो। थैंक यू वेरी मच।